अस्सलाम वालेकुम। पंजाब टुडे एचडी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर फातिमा और मैं आपको अपने प्रोग्राम सच्ची बात नूर के साथ में खुशामदीद कहती हूं। आज की हमारी पॉडकास्ट जो है वो सबसे डिफरेंट पॉडकास्ट है और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद कबीर, सीईओ एस्थेटिक्स क्लिनिक मुल्तान। ही इज अ रिनाउंड डॉक्टर एंड डर्मेटोलॉजिस्ट। तो आइए हम इनसे बातचीत और गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से रहें? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बकायदा हम अपने पॉडकास्ट का स्टार्ट देखते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कितनी आपकी लॉन्ग जर्नी है और क्या क्या चैलेंजेस आपको इस दौरान फेस कर। जो मेडिकल का प्रोफेशन है, जो जिसको हम कहते हैं कि डॉक्टरी, तो जब ये एमबीबीएस हम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी एमबीबीएस करें तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाए। सब कुछ अच्छा होगा। एमबीबीएस के बाद फिर नई स्टोरी शुरू होती है, क्या एफसीपीएस करें तो फिर सब अच्छा हो। तो वो एफसीपीएस फिर 5 साल का होता है। फिर एफसीपीएस करने के बाद फिर आता है कि आप एफसीपीएस के बाद क्या एक्सपर्ट है, तो फिर हमें जाके और फेलोशिप्स करना पड़ती है। तो 5 साल एमबीबीएस, 1 साल हॉस्ट जॉब, उसके बाद 5 साल की एफसीपीएस, उसके बाद फिर साउथ कोरिया और डिफरेंट अमेरिका कंट्री से जो फेलोशिप्स करके, जिनको हम कहते हैं एस्थेटिक्स फेलोशिप्स, फिर जाके मैंने अपना मुल्तान एस्थेटिक्स मुल्तान में स्टार्ट किया। तो उसके साथ कोई एक दिन ऐसा नहीं होता कि हम न्यू चीज़ें सीख ना रहे हो। तो हम अपने जूनियर डॉक्टर्स को भी कहते हैं कि हमेशा हौसला देते हैं कि बेटा तुम एमबीबीएस कर लो, उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमें पता होता है कि उसके बाद एमबीबीएस के बाद लोग कहते हैं कि आपने अच्छा सिंपल एमबीबीएस किया। सिंपल एमबीबीएस और तो सिंपल एमबीबीएस भी 6 साल तो है ना उसमें। 5 ईयर विद हॉस्ट जॉब। और अब तो डॉक्टर्स की क्योंकि बहुतात होती जा रही है, तो पहले जब हम कर रहे थे तो बड़ा वेलकमिंग ही फैमिलीज, खानदान, हर जगह। अब हर जगह ही, हर खानदान में, हर घर में ही डॉक्टर्स आ गए। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली सिचुएशन शुरू हो। एग्जैक्टली। तो बहरहाल मैं आपको बताऊं कि एक यानी एमबीबीएस एफसीपीएस इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और व्हेन यू गो इन द प्रैक्टिस, या आप एक पेशेंट देखना शुरू करते हैं, अपना क्लिनिक डेवलप करते हैं, या आप अपने किसी गवर्नमेंट सेटअप में, तो हमेशा मैं ये कहता हूं कि जो डॉक्टर है वो बाकी प्रोफेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी एक ही रीजन मैं आपको बताता हूँ कि हर पेशेंट्स के सामने यू हैव टू प्रूव दैट यू आर सो कॉम्पिटेंट टू ट्रीट और ट्रीट हर। आप हर पेशेंट के सामने अपने आप को साबित करते हैं। सारा दिन आप 50, 60, 70 जो भी पेशेंट देख रहे हैं, और ये एवरी मंथ, एवरी ईयर, पूरी लाइफ आपकी ये स्ट्रगल रहती है। एक डॉक्टर जो है ना उसकी काउंसलिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है कि अगर आप पेशेंट को सेटिस्फाई कर देते हैं ना इस सिलसिले में तो आधा पेशेंट तो वहीं ठीक होता है। क्योंकि मैं स्किन के शोबे से हूँ, आई अंडरस्टैंड कि जो एक सिंपल एक्नी है उसको भी मैं सिंपल कभी नहीं कहता। मैं हमेशा समझाता हूँ कि एक्नी एक यंग बच्ची है या बच्चा, उसके चेहरे पे जब शुरू होती है तो उसका जो एंड है वो किसी को नहीं पता। किस एवरी मंथ, एवरी ईयर, कई साल जब एक्नी फेस पे निकलती है तो वो स्कारिंग करते हैं, डेंट, स्कार, खड्डे, और उसके साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो पे पेशेंट है उसका खत्म होता है। बिल्कुल। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले वाली थ्योरीज आप खत्म करें कि ये जवानी है, एक्ने निकल रही है तो चलने ले, ठीक हो जाएगी। ये तो मिथ है। मिथ होते। अब हम कहते हैं कि इसको टाइम पे ही डायग्नोज करें। प्रॉब्लम क्या है, हार्मोन की रिलेटेड है, एनवायरनमेंट की वजह से है, फूड की वजह से है, तो उसको टाइमली ट्रीट करके स्किन को डैमेज होने से बचा ले। तो यानी आपको एवरीडे ये काउंसलिंग जो है ये मेडिकल में हर किसी को सिखाई जाती है। और जो काउंसलिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो पेशेंट आपका प्लान कंटेन करेगा, उसको इलाज को पूरा करेगा। वरना हर 15 दिन बाद और न्यू डॉक्टर चेक करे। ऐसे ही है। और सर डर्मेटोलॉजी जो है ये प्रोफेशन जो है, एक डर्मेटोलॉजी और एक डेंटिस्ट्री, ये वो प्रोफेशंस हैं कि जिसकी हाइप क्रिएट हुई जा रही है। और मेरे ख्याल में तो डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक्स जो है इसकी तरफ तो वुमेन की ब्यूटी जो है वो सबसे ज्यादा मैटर कर रही है। तो इसके पीछे क्या है कि आया पैसे के लिए कर रहे हैं लोग क्योंकि हाईली पेड प्रोफेशन है ये, या फिर इसके पीछे कोई और रीजन? देखिए, अगर डॉक्टर्स के लिहाज से मैं आपको बताऊं तो मेडिकल में ये समझा जाता है कि जब आप ओपीडी क्लिनिक्स करते हैं, पेशेंट्स को एडमिशन नहीं करना, सर्जरी नहीं होनी, तो वो रिलेटिवली आसान समझा जाता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता। हाँ, जब सर्जरी और एडमिशन जहाँ आ जाए और इमरजेंसी आ जाए तो वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोफेशन होता है।
तो डॉक्टर्स इसको थोड़ा लाइट प्रोफेशन होने की वजह से चूज कर रहे हैं। एक तो मार्केट में डिमांड भी है, लोग बहुत ज्यादा तादाद में अवेयर हैं कि वो अपनी स्किन को, अपने हेयर्स को, अपनी स्किन के और डिजीजेस को वो ठीक करना चाहते हैं। ठीक है। तो पहले अगर कोई 10% लोग थे तो अब उसको 60% 70% रेज हो। तो उसी तरह अब हर रीजन के अंदर, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में, पहले तहसील और डिस्ट्रिक्ट में डर्माटोलॉजिस्ट नहीं होते थे। नहीं होते थे। मेन सिटी मुल्तान, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, चंद शहरों के अंदर डर्माटोलॉजिस्ट वही अपना। और इसकी इतनी अवेयरनेस तो अब मैं हमेशा अपने जूनियर डॉक्टर को कह रहा होता हूँ कि आप ये समझें कि हर कस्बे के अंदर एक स्किन स्पेशलिस्ट की जरूरत है। हाँ, क्योंकि आप जैसे ही 14-16 ईयर की एज आती है, या एक्ने की शुरू हो जाती है, या हेयर फॉल के इश्यू शुरू हो जाते हैं, या फिर इसके साथ स्किन के जो प्रॉब्लम्स है, जैसे आबादी बढ़ रही है तो वो भी बढ़ते जा, वो भी स्केबीज होती है तो पूरे खानदान में हो रही है, फंगस होती है तो वो सारी फैमिली में हो रही है। और रिसेंट अब फ्लड की सिचुएशन देखें तो आपको लास्ट जो मेल्सी में मैंने कैंप अरेंज किया था तो वो सैकड़ों की तादाद में पेशेंट से पूरे के पूरे खानदान को ही फंगस, स्केबीज और इसका जो प्रॉब्लम हुआ। सर, आजकल ये स्केबीज आपने डिस्कस किया, स्केबीज तो बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं? और स्केबीज तो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो। स्केबीज पूरी दुनिया में वैसे पाई जाती है, लेकिन जहाँ कंजेस्टेड होम्स हो, एनवायरनमेंट इस तरह की हो, वहाँ एक फैमिली को होती है तो दूसरे को भी ट्रांसफर होती है। अब मैं आपके उसी पहले वाले टॉपिक पे आता हूँ कि लोग इस जमाने में क्यों इस ट्रीटमेंट की तरफ आ रहे हैं। तो जो स्किन का शोबा या एस्थेटिक्स का शोबा है, लोगों ने अपने आप को समझा लिया है कि स्किन को डैमेज होने से आप पहले ठीक करें, ठीक है, और आपके हेयर कंजी होने से पहले आप इसको इलाज करा। एट द एंड आप उसके बारे में कॉन्शियस होते हैं। किसी के 10 बाल भी हैं तो वो कंगी जरूर देता है डेली, तो बेहतर है आप 10 बालों को कंगी दे रहे हैं तो बाल आप लगवाएं या गिरने से पहले से बचा। तो ये एस्थेटिक्स जो है, डर्माटोलॉजी के बाद जब से एस्थेटिक्स का शोबा है, ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता। डर्माटोलॉजी में हम कहते थे कि एक डिसीज है तो ये तो आप तुम सब भी चलेगी, आपको कई साल इलाज करना पड़ेगा, एक एक्जिमा ठीक करते हुए हम बड़ी मुश्किल होती थी। एस्थेटिक्स में वी प्रोवाइड द सॉल्यूशंस। इसलिए किसी का फॉर एग्जांपल नोज थोड़ा टेढ़ा है, आप सीधा कर देते, तो किसी की अंडर आई में फैट लॉस हो गया तो उसको ठीक कर देते, एक्ने के स्कार्स हैं, खड्डे हैं तो उनको हम फिलअप कर लेते हैं। तो सॉल्यूशंस प्रोवाइड होने की वजह से, इसमें क्विक रिस्पॉन्स होने की वजह से एस्थेटिक्स का शोबा आम पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा कॉमन होती है। कॉमन। अच्छा सर, एक तो ये है ना कि एस्थेटिक्स को हम ब्यूटी के लिए और इस चीज के लिए भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली मैं ये पूछना चाहती हूँ कि व्हाट अबाउट स्किन हेल्थ, उसके बारे में लोगों को बताएं कि स्किन का हेल्दी होना कितना जरूरी हो। ये हमेशा हमारी जब भी पेशेंट से बात स्टार्ट होती है तो हम उनको ये समझाते हैं कि आप क्या यूज करें। अब पेशेंट कहेगा जी मैं डॉक्टर साहब फलां वाली प्रोडक्ट ऑनलाइन लेके यूज कर रही हूँ, फलां प्रोडक्ट, मल्टीपल ब्रांड्स है जिनका वो लोग सोशल मीडिया अच्छा, तो देखते हैं आप। और कुछ लोग जो है एक्ने का इशू के साथ आए हैं तो जी आपने पहले क्या किया, उन्होंने कहा जी मैंने डॉक्टर साहब मेरी एक फ्रेंड ने बता दी थी ग्रेनुलेट बीटाडर्म या कोई ऐसी करी। तो ये वो ऐसी चीजें हैं जो हम कहते हैं कंट्रा इंडिकेटेड है, स्किन फेस पे लगाने के लिए नहीं होती। स्टीरॉइड्स, जो स्किन है वो सेट मेडिकेशन से अगर में स्टीरॉइड्स है वो थिन होती है, स्किन हेल्थ खराब होती। तो हमेशा मैं पेशेंट को जरूर समझाता हूँ कि आप एक दफा डॉक्टर से जरूर एडवाइस लें कि आपकी स्किन की टाइप कौन सी है। मतलब ऑयली स्किन है तो उसको केयर कैसे करनी है, ड्राई स्किन है तो उसकी स्किन कैसे करनी है, और अगर आपका इन्वायरमेंट से एक्सपोजर बहुत ज्यादा है तो स्किन की केयर कैसे कर। तो अगर स्किन की क्वालिटी को आप मेंटेन करें तो बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम फेस की खास तौर पे उनसे आप बच सकते हैं। ठीक है। और आजकल जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारी स्किन पे इम्पैक्ट आ रहा है उसके बारे में सर आप बताएं। क्लाइमेट हमेशा से ही इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल हम बाज़ बात क्लिनिक पे पेशेंट देखने के बाद हंस भी रहे होते हैं। एक पेशेंट ने मुझे कहा डॉक्टर साहब मैं हफ्ता पहले ही नॉर्दर्न एरियाज में गई, मेरा कलर बिल्कुल ठीक था, 7 दिन में वहां रही तो वापस आके लगता है पाकिस्तानी से मेरी श्रीलंकन स्किन बन गई। तो वो इन्वायरमेंट ने उसको, क्योंकि ठंड होती है, ठंडा पानी आप यूज कर रहे हैं और इसी तरह की इन्वायरमेंट की वजह से स्किन उनकी डल हो गई। तो इसी तरह यूएई में लोग जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारी स्किन डल हो गई, सनबर्न्स हो गए। तो बेसिकली इन्वायरमेंट चेंज के साथ साथ उसके इम्पैक्ट्स हैं। आप एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, फिर दूसरी में जाते हैं, फिर उसमें वापस आते हैं, तो इससे आपकी स्किन पे भी चेंजेस आती है। प्लस जो यंग एज है इसके अंदर ट्रैवलिंग की वजह से एक्ने भी डेवलप करती है। ट्रैवल में 2 चीजें समझाते हैं कि बहुत ठंडे इलाके में जा रहे हैं
आप कोशिश करें कि ठंडा पानी कम से कम इस्तेमाल करें। अगर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी मिलता है तो वो यूज़ करें, प्लस मॉइस्चराइज ज़रूर करें और सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। अब लोगों का सवाल ये होता है, डॉक्टर साहब धूप तो है को नहीं, तो हम सन ब्लॉक क्यों लगाएं? तो ये मेरे सारे व्यूअर्स के लिए जवाब है कि जो सन है, जो यूवी रेस हैं, वो आपके मोबाइल, आपकी बल्ब की लाइट, आपकी रोशनी, हर तरह की लाइट से वो रेस आ रही। फीमेल एक है जो पर्दा करती है इस्लामी, और उसको लगता है कि उसके बावजूद भी इसके चेहरे के ऊपर ब्राउन पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा आ गई। हाँ जी। जब पिगमेंटेशन शुरू हो रही तो उसको समझ जाना चाहिए कि ये जो पिगमेंटेशन है वो आपकी घर में जो लाइट्स हैं उनसे भी है, किचन से भी है, और आपके मोबाइल से जो यूवी रेज आ रही है उससे भी है। उससे भी तो आप कोशिश करें कि दिन में सन ब्लॉक कम से कम एक एप्लीकेशन भी कर लें तो वो 6 to 8 आवर्स आपके गुजार पाता। तो सन प्रोटेक्शन जो है, इट्स नॉट अ सन प्रोटेक्शन, इट्स अ यूवी रेज प्रोटेक्शन। यूवी रेज को तो यूवी रेज आपकी सब चीजों के ऊपर। से आजकल काफी प्रोडक्ट्स आए हमने सन ब्लॉक्स के, तो ये कैसे चूज करें कि कौन सा बेस्ट? यही वाली जो मैं आपको पहली बात कर रहा था, स्किन टाइप के हिसाब से, Skin कि आपकी type के स्किन ओपन पोज विद ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है। अब सन ब्लॉक्स में 3 तरह के सन ब्लॉक्स बड़े काम। एक हम पेशेंट को कहते हैं टिंटेड सन ब्लॉक है, थोड़ा सा टिंट है। किसी में हम कहते हैं बेस है, किसी में हम कहते हैं सीबम कंट्रोल। तो पेशेंट टू पेशेंट ये हमें वेरी कर ये तो स्किन टू स्किन है ना, सीबम जिसकी स्किन ज्यादा प्रोड्यूस करी होगी तो वो सीबम कंट्रोल की तरफ तो हाँ, एससी लिखो, सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक एससी, बिल्कुल तो सीबम कंट्रोल, टिंट या बेस, यानी हर ऑप्शन अब मार्केट में ये अवेलेबल। अवेलेबल। ठीक है, लेकिन सर, फिर भी जेनेटिक कोशिश करें, फैक्टर्स भी तो होते हैं। कोशिश करें कि डॉक्टर की एक दफा प्रिस्क्रिप्शन बना के कि मुझे ये सन ब्लॉक जो है वो फिर सूट करेगा। आप अच्छी कंपनी में जाएं और क्वांटिटी भला कम लगा रहे हो। एक जो रूटीन में मैंने देखा है लोगों ने ये 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर, ये बिल्कुल मेथड बिल्कुल समझ में नहीं आता। आप 2 फिंगर 3 फिंगर करके आप पूरे ही सन ब्लॉक क्रीम की तरह अगर आप या बेस की तरह थप लेते हैं तो इट्स नॉट वर्किंग, आपकी स्किन का बैरियर भी खराब कर रहा होता। आप उसकी क्वांटिटी अपने डॉक्टर से पूरा का पूरा प्लान लें, समझें। और बड़ी थोड़ी क्वांटिटी चाहिए होती है जिससे आप सन प्रोटेक्शन या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करते हैं। कर लेते हैं। अच्छा, जेनेटिक फैक्टर्स भी तो होते हैं ना जो हमारी स्किन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। एक तो है ना स्किन के, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो रीजन है, जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं, जैसे हम मुल्तान बेस्ड हैं, इनमें ओपन पोर्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये गर्म इलाकों में हमेशा पोर्स थोड़ा ज्यादा होते हैं, उसकी वजह स्वेटिंग और टेम्परेचर मेंटेनेंस इनके थ्रू हो रही होती है। तो हमारे पास अब बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज क्लिनिक पे मौजूद होती हैं जिससे हम इन पोर्स का साइज रिड्यूस करके स्किन को काफी हद तक स्मूथ और काफी हद तक उसको पोर्स फ्री स्किन बना, और फेस की, तो स्किन टाइप को इंप्रूव किया जा सकता। ठीक है। और आजकल जो है मोस्टली वाइटनिंग क्रीम्स यूज हो रही हैं, ब्लीच यूज, और उसके बाद जो है स्किन का बुरा हाल करके लोग आ जाते हैं डॉक्टर्स के पास। मैंने लास्ट भी एक पॉडकास्ट किया, मैंने बताया कि जब मैं क्लिनिक के अंदर जाता हूँ उस लॉबी में जहाँ ओपीडी के प्रोसीजर मेरे पेशेंट्स होते हैं, तो कई पेशेंट्स को मैंने ये देखा कि वो ट्रीटमेंट करा करा के उन्होंने आंसू बहाए होते हैं कि डॉक्टर साहब पूरा पंजाब बहन दी है, मेरी छाइयाँ नहीं ठीक होती। तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी में रज के ही फार्मूला क्रीम लगाई है, कोई लिहाज नहीं रखा। उनको किसी ने कहा जी फलां करीम फलां करीम फलां करीम, मार्केट में सैकड़ों क्रीम है, उन्होंने सारी ट्राई मारी। तो स्टीरॉयड की एक क्वांटिटी है, जब स्किन पे अप्लाई हो जाती है उतनी क्वांटिटी, तो उसके कुछ महीनों बाद ये आपकी स्किन में थिनिंग, फिर उसके बाद कुछ सालों में छाइयाँ जब वो शुरू होती हैं तो उनको बड़ा एहतियात के साथ हम 5-6 महीनों लगा के ट्रीट सकते हैं। अगर उसको प्रॉपर कोई डॉक्टर एक्सपर्ट इतना नहीं है कि उसको अंडरस्टैंड कर सके स्किन को, तो उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। तो हम बड़ी एफर्ट करने के बाद ऐसे पेशेंट को ट्रीट करते हैं और यहाँ काउंसलिंग का रोल आता है कि उनको 5-6 महीने इलाज को फॉलो, जैसे तो डिप्रेशन में भी चले। यस। तो मैं हमेशा पेशेंट को डराता हूं कि आप फार्मूला क्रीम खुद भी नहीं लगाएं। यानी वो कहते हैं ये तो फार्मूला नहीं है, वो फार्मूला ही होता है बेसिकली, जो जनरल स्टोर से उनको 200-300 500 700 1000 के अंदर मिल गया, तो वो खुद भी यूज कर रहे होते हैं, उनके बच्चे भी यूज कर रहे होते हैं, उनकी सिस्टर्स भी कर रही होती हैं। तो ये एक मुहिम चलाने की जरूरत है नेशन वाइड कि आप इन फार्मूला, वही मैं आगे पूछने वाली थी कि आपको नहीं लगता कि इनको बैन होने चाहिए? हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि शहर के हर बड़े चौक पे इन्हीं के बोर्ड नजर आता है ये और यही सेल परचेज सिंसियर गोल्डन, मतलब इसके बहुत सारे नाम,
मतलब अब तो People names हैं। यानी पुराने जमाने वाली खवातीन आती हैं जो 15-18 साल पहले तिब्बत आर्ची का जमाना था, वो कहती भी हम वो लगाती थी। आजकल के जमाने में ये जो आप नाम दे रही हैं ये है तो ये ये इनकी बहुत सारी चीज और लोग दे डोंट केयर सस्ता और स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट के चक्कर में मैं हमेशा कहता हूं कि आपका जो कलर है उसी को ग्रेसफुली मेंटेन करें मेंटेन करें नेचुरल और- स्किन टोन की तरफ जाए रादर देन आर्टिफिशियल। और इसके साथ साथ अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपनी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, अपना हर चीज के किसी का कलर सांवला भी होगा और वो एक अच्छी पोस्ट पे अच्छे लेवल पे बैठा होगा तो वो दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करती तो बिल्कुल। आप कलर के पीछे भागने की बजाय कलर के साथ साथ बहुत सारी अपनी पर्सनालिटी में पॉजिटिव चीजें कर सकते हैं। ठीक है। और सर ये जो आजकल ट्रीटमेंट्स हैं आप लोग करते भी होंगे, हाइड्रा फेशियल, बीबी ग्लो ट्रीटमेंट्स जो है, तो इसके बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? हाइड्रा फेशियल वर्सेस बेबी ग्लो टी, इसका मुझे कंपैरिजन। जी जी, एक तो हाइड्रा फेशियल तो एक मशीन है मेडिकेटेड फेशियल की और उसके अंदर मल्टीपल प्रोब्स होते हैं। हर प्रोब हर पेशेंट पे यूज नहीं हो रहा था, पेशेंट टू पेशेंट स्किन के हिसाब से डॉक्टर चूज करता है कि इनको ये जरूरत है। जो बीबी ग्लो है वो एक अलग चीज है। हाँ जी, बीबी ग्लो जो है फाउंडेशन होती है जो हम स्किन पे अप्लाई करके ऊपर वो मशीन से मेकअप हो जाता है। हम कहते हैं उसको सेमी परमानेंट देते हैं Semi-permanent। 4-6 महीने के लिए, लेकिन जो टेम्परेचर है उसके लिए मेंटेन होना बड़ा जरूरी है। तो सर्दियों के मौसम में मैं प्रेफर करता हूँ कि बीबी ग्लो को लेना चाहता है तो ले, तो गर्मियों में मैं कहता हूँ कि आप इस चक्कर में नहीं पड़े। लेकिन वैसे नेचुरल स्किन टोन को ही मेंटेन। जी, अब ऐसे लोग जो फॉर एग्जांपल उनके लिए बार बार डॉक्टर को विजिट करना मुश्किल है या कोई ब्राइड है उसका इवेंट है तो हम कहते हैं ठीक है आप बीबी ग्लो एक दफा लें, स्किन को शाइन अप करें, आपको कम से कम मेकअप की जरूरत पड़े क्योंकि मेकअप के साथ फिर उनकी स्किन एलर्जीज, उनकी पिंपल्स, एक्नी, ये चीजों को आने का बहुत ज्यादा चांस होता है। तो हम ऐसे पेशेंट्स में आजकल जो मौसम आ रहा है ये सर्दियों का विंटर सीजन, ये इसके लिए फेवरेट। इसके लिए और विंटर में हम ऐसे क्या मतलब स्किन केयर कर सकते हैं कि 3 चीजें की आदत पेशा, हर्बल टेम्परेचर वाटर से फेस वॉश, नॉर्मल फेस वॉश हमेशा डॉक्टर से रिकमेंडेड कोशिश करें। साबुन 200-300 की रेंज में आ जाता है, उसी फेस वॉश से मिलता जुलता जो 1000 रुपए में, 1200 में, 1500 में आपका फेस वॉश होता है। साथ मॉइस्चराइज जरूर करें सर्दियों में स्किन को, एक दफा हाइड्रेशन करें जरूर क्योंकि हाइड्रेशन से रीजनरेशन होती है और दिन के टाइम या शाम के टाइम में सन ब्लॉक जरूरी है चूजता। और क्लींजिंग चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि जी हमें करना पड़ती है तो मैं कहता हूँ पंस एंड अभी क्लींजिंग इज एनफ, और बाकी आप हाइड्रेशन, सन ब्लॉक, ये चीजें आप रूटीन की अब कोशिश करें कि लाइफ का हिस्सा बना ताकि आप स्किन डैमेज होने से। अब क्योंकि यहाँ एक सवाल आता है, अक्सर पेशेंट कहें डॉक्टर साहब मेरा जो बाजू का कलर है, मेरा ये जो कलर है बारीक का, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ मैं टैंड और स्किन मेरा डल हो जाती है। उसकी यहाँ आपको समझ आती है कि इन्वायरमेंट के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं, हवा के अंदर हैं, या भी बहुत सारी चीजें हैं, वो आपकी स्किन पे कितना इफेक्ट है। दूसरा नेक एरिया और अंडर आर्म एरिया, यहाँ पे तो हार्मोनल इम्पैक्ट होगा ना, उसकी वजह से हार्मोन के इम्पैक्ट जो है वो एक और टॉपिक है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की ग्रेजुएशन है, हाँ जिसकी वजह से सीरियस का काफी इम्पैक्ट है हमें। मैंने अपने क्लिनिक पे एक कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो रखी हुई है, जिनका जो बहुत अच्छी कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, उनका काम ही यही है कि डायग्नोज करना इस पेशेंट को हार्मोन का प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि हमने उनका हेयर रिन्यूअल करना है या उनका स्कैल्प के अंदर जो हेयर फॉल है उसको ठीक करना है। जो मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप बात करनी है, जैसे नेक ब्लैकनिंग हो जाती है, एथेनकोसिस नाइग्रिकन, उनको हम हमेशा डायग्नोज करते। तो उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर, फिर ओबेसिटी की टीम और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर्स, ये पूरा एक टीम वर्क है जिसके थ्रू लोकेशन की पर्सनैलिटी मॉडिफिकेशन भी साथ साथ कर रहे हैं। इसके अलावा आजकल जो लेजर का स्कोप काफी ज्यादा है, तो लेजर के बारे में एक मिथ क्रिएट की हुई है कि ये जो है कैंसरस है, लाइक इसकी वजह से कैंसर हो जाता है इस तरह से, तो इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस। हाँ जी, बेहतरीन टॉपिक है लेजर हेयर रिन्यूअल या लेजर वेप्लर स्किन को ठीक करने के लिए। ये दुनिया में 23 साल की रिसर्च के बाद FDA अप्रूवल होती है। अब एक टेक्नोलॉजी है जिसके 10-15 साल रिसर्च करके फिर FDA ने ये सेफ है, इससे कोई कैंसर नहीं हो सकता, इसकी कोई स्किन डिजीज नहीं हो सकती। तो ये FDA अप्रूव चीज़ें हैं और इसके ऊपर आवाम और लोगों को बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये जो डिफरेंट किस्म की लिस्ट आ रही होती हैं जो लोग रूमर्स चला रहे और दे आर सेफ, गेट इट।
सर लेजर के बारे में एक मिथ क्रिएट की हुई है कि लेजर जो है वो कैंसरस है, कैंसर कॉज करेगी, है तो इसके बारे में आप जरा हमारी ऑडियंस को अवेयरनेस दें। एस्थेटिक्स के अंदर हेयर रिमूवल लेजर्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल है, और बाकी लेजर जो स्किन की क्वालिटी ठीक करने के लिए, किसी पेशेंट को स्ट्रेच मार्क्स हो गए, एक्ने के स्कार्स हो गए, तो ये सब दुनिया में लेजर्स तकरीबन 40 to 50 ईयर से यूज हो रही, कि ये आजकल की टेक्नोलॉजी नहीं है। और इनके इस्तेमाल से पहले 10-10 साल इन पे रिसर्च होती है कि ये इंसान के लिए मुफीद है, कि इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है। तो कोई भी चीज जब इतनी रिसर्च के बाद फिर FDA अप्रूवल देती है कि ये चीज सेफ है, यूज की जा सकती है, एक तो वो रिसर्च के इतने साल, फिर उसके बाद इतने सालों से ये इस्तेमाल हो रही है, तो अभी तक कोई भी डेटा ऐसा नहीं आया कि इनसे को कैंसर का प्रॉब्लम। तो जब इतने सालों की भी सच है, तो मेरे ख्याल में ये मिथ्स या इस तरह के र्यूमर्स ये कि वो पेशेंट्स के लिए नुकसानदेह है। इसकी बजाय लोग क्या करते हैं, इस चीज से डर के शेड करते रहेंगे बालों को, पेश के हेयर रिमूवल वो वैक्स करते रहेंगे, स्किन पॉलिश और ब्लीच यूज करेंगे। वैक्स की भी टाइप्स आ जी, उससे क्या होगा, हॉट वैक्स से कई लोग बर्न हो के आएगा, बिल्कुल, तो उससे चीजों से बाल कभी खत्म एंड वैक्स एंड थ्रेडिंग इज वेरी पेनफुल। यस, और चंद दिन उनसे गुजरते, महीना गुजर गया, डेढ़ गुजर गया, फिर उसके बाद दोबारा वो इसी चीज को पेश कर रहे थे। तो इसकी बजाय वो परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाए, तो हेयर रिमूवल लेजर हेयर रिडक्शन भी कर रही है और हेयर रिमूवल भी कर। और वो जो लेजर डिवाइसेस आई हैं आजकल, उसके बारे में बता रही। वी ऑलवेज रिकमेंड टू द पीपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास 30-40% पेशेंट फॉरेन कंट्री से आ रहा है, वहाँ लेजर कॉस्टिंग भी बड़ी है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी जरा मुश्किल होती है, पाकिस्तान में बहुत सस्ती है, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि वो छोटी जो IPL लेजर मशीन वो आप टेक होम जाओ घर के तौर पे ले जाएं और उनको यूज कर, वो बड़ी कम सी प्राइस में अब तो अवेलेबल है। वो हेयर रिमूवल नहीं करती, लेकिन हेयर ग्रोथ को कंट्रोल कर हेयर शट। और लेजर से परमानेंट हेयर अगर बड़ी मशीन जिसका सिस्टम बहुत अच्छा है, जैसे एस्थेटिक क्लिनिक में मौजूद है, वो 15 से 18 सेशन या 12 सेशन में हेयर परमानेंट रिमूव कर देती है। इक्का दुक्का हेयर कोई 6 महीने बाद आ जाता है या साल बाद, तो हम कहते हैं कि आप तो टचअप उसका अच्छा, अदरवाइज कंप्लीटली रिमूव है। ठीक हो गया सर। अब आप मुझे बताएं PRP जो है, PRP के बारे में थोड़ी देर। PRP है आजकल के ज़माने की सबसे मज़ेदार और प्रीजेनेटिव मेडिसिन की एक, ऐसे समझें कि ये शाहकार है, यानी PRGF या PRP या लाइजेट या मुख्तलिफ जो नाम है इसके। PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, तो ये साइंस ने वक्त के साथ साबित किया कि अल्लाह ने ब्लड के जो प्लेटलेट्स हैं उनके अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स पाए जाते हैं, वो वाहिद ऐसी चीज़ है जो रीजनरेशन कराती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को कट लगता है तो ब्लीडिंग कुछ से बाद स्टॉप, थोड़ी देर तक गुजर, वो प्लेटलेट करने के बाद वो हीलिंग भी हो जाती है, वहाँ स्किन भी दोबारा बेटर, तो वो प्लेटलेट के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स है वो कर रहे हो। तो पहले हम PRP बनाते थे, PRGF बना लेते, यानी पहले प्लेटलेट्स निकाल के प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, अब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा से भी एडवांस हो गया PRGF कि हम प्लेटलेट्स निकाल के ग्रोथ करते, और ह्यूमन अब स्टेम सेल निकाल लेते हैं जिसको लाइजेट कहते हैं। लाइजेट, तो जहाँ आपके प्रॉब्लम है वहाँ इंजेक्ट करते हैं, तो वो रीजनरेशन। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी मिसाल वो, मैं अपने क्लिनिक पे बर्न और ट्रामा के पेशेंट PRP से प्री ट्रीट कर रहा था कि जी आपको बर्न या ट्रामा हुआ है तो जल्दी से हमारे पास आए, हम उसका PRP बना के इंजेक्ट करते हैं बार बार, तो कुछ दिनों में हीलिंग की तरह। नॉर्मल स्किन हीलिंग तो वैसे भी होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं, डैमेज हो जाती है, तो हम नॉर्मल स्किन हीलिंग डेवलप, तो ये PRP या PRGF। इसी तरह अब स्किन में उसका जो यूज है, तो स्किन की क्वालिटी, पिगमेंटेशन, स्किन को स्मूथ करने, ग्लो करने और हेयर के अंदर हेयर फॉल को कम करने के लिए या बिल्कुल खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल। तो ये इसे कहते हैं ऑटोलोगस ट्रीटमेंट, आपके अपने ब्लड के ही प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर लेके आपको लगा दिए, तो इसका 0 साइड इफेक्ट है एंड नो साइड। दैट्स अमेजिंग। सर एंड पे हमारी ऑडियंस को स्किन केयर के बारे में थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स दे। स्किन केयर के बारे में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता के जो है वो बताता हूँ कि एक पेशेंट पे मैंने बड़ी मेहनत करके, उसका मलेज़मा था, तो काफ़ी 5-4 महीने लगा के उसकी जो खाइयाँ थी फार्मूला क्रीम के बाद जो बत्ती हैं, तो वो उनको हम 5-6 महीने में जब हमने सेट कर लिया, तो लास्ट विजिट तो कहते हैं डॉक्टर साहब वैसे तो आपने बड़ा एफर्ट करके मेरी स्किन ठीक की है, लेकिन तो 10 दिन से मैंने एलोवेरा इस्तेमाल करना शुरू किया, तो एलोवेरा जेल की वजह से मुझे लगता है मेरी स्किन ठीक हो गई है। तो मैंने कहा बाजी वो 6-7 साल से आपकी छाइयाँ थी,
तो वो एलोवेरा से ठीक नहीं हुई, वो PRGF PRP और इतनी ट्रीटमेंट्स हुई थी। लेकिन एलोवेरा इज अ गुड थिंग। मैं खुद कहता हूँ कि आप हाइड्रेशन के लिए स्किन पे लगाया करें। तो जिनकी स्किन ड्राई है, लोगों ने घर में छोटे छोटे प्लांट्स भी लगाए हुए हैं। और इसी तरीके से अगर बजट किसी का मॉइस्चराइजर पे नहीं जा सकता तो आप नेचुरल मॉइस्चराइजर के तौर पे इसको एलोवेरा को यूज करें। और सिमिलरली जो है कुछ लोग वैसलीन लगा रहे होते हैं सिर पर, तो मैं कहता हूँ कि उनकी बजाय ऑइंटमेंट्स बनी बनाई मिलती हैं, उनकी भी प्राइस 300-400 होती है। तो आप वो ऑइंटमेंट यूज करें क्योंकि सिर्फ वैसलीन कलर को डल कर रही है। और इसके साथ जो सन ब्लॉक्स हैं वो